हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित है। ये 16वां टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है जनरल स्टडीज का। इसके फर्स्ट पार्ट में, इस टेस्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने 60 प्रश्न सॉल्व कराया है। आज हम सॉल्व करेंगे 61 से 50 तक, 150 तक जितने प्रश्न हैं आज हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे और भी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कोई भी एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है, करंट का डेली का इशू हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। वहाँ से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो हमको प्रश्न संख्या 61 यानी कि 61 से सॉल्व करना है 150 तक। 60 क्वेश्चन 60 तक हम अपने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, और वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन है, इसको एक ग्रहण किया हुआ संविधान कहा जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है कथन और कारण जो है वह दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है जो केंद्र राज्य सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत के संविधान का 70% भाग 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो कब दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण जो प्रणाली थी इसकी सिफारिश सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता जी ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। उनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 76 इंगित करता है। संविधान का अनुच्छेद 76 किसे इंगित करता है, तो जो अनुच्छेद 76 है यह इंगित करता है अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कथन है, पहला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा कथन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा कथन है कि संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा कथन है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। किस किस केस में, यहाँ जो चारों केस दिए हुए हैं, किसमें किसमें संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल चौथा कंडीशन जो है उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इसमें भी नहीं, और संविधान संशोधन के लिए इसमें भी नहीं, और साथ ही धन विधेयक जो होता है उसके लिए भी नहीं। जितने भी साधारण विधेयक होते हैं उसमें ही जो है
संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। और इस संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ चौथा कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? किस आधार पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 243 जी के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 43 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाएं को जो उन्हें सौंपी जाए जिसके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश MC सीतलवाड़ जी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1955 के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। MC सीतलवाड़ को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, कब लाया गया? तो यह लाया गया 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 19(1), 6, 19(2), 31, 85, 87, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 एवं अनुच्छेद 343 में संशोधन किए गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका जो संस्करण है वह है M3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? किसने जारी की थी? तो 1995 में मध्य प्रदेश ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम जारी की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कब जारी की थी? तो 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है यह किया गया था गुरनाल मिडल के द्वारा। इसे भारत में लागू करने का श्रेय DT लकड़वाला को है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिपादन यहाँ पे पूछा गया है तो गुरनाल मिडल, और अगर भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाएगा तो DT लकड़वाला को दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह क्षेत्र भारत में मानव संसाधन का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। दूसरा कथन है, इसका विशाल नेटवर्क विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% की हिस्सेदारी रखता है। तीसरा कथन है, MSME लगभग 110 मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? तो यहाँ पे जो है तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं MSME के बारे में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है? तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा किसे कहा जाता है? सबसे तरल मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? तो M1 सबसे तरल मुद्रा होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त चारों घटकों में से M1 सबसे अधिक तरलता को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पे
बाजार स्थिरीकरण योजना जो है यह गुणात्मक साख के अंतर्गत नहीं आता। आरबीआई इसका इस्तेमाल विनिमय दर में उतार चढ़ाव के समय करती है। बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत आरबीआई विदेशी मुद्रा को बाजार से खरीदकर या मुक्त कर विनिमय दर में स्थिरता लाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1948 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला कथन यहाँ पे गलत क्यों है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1948 में प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यह 1948 में नहीं 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तो अब पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के प्रावधान पर विचार कीजिए। पहला है, पूंजी निवेश परिव्यय के 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है तथा इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। दूसरा कथन है कि बजट में 6 प्राथमिकताएं पेश की गई हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सत्य है, दूसरा गलत है। अब देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बजट में 6 प्राथमिकताएं पेश की गई हैं, जबकि बजट में 7 प्राथमिकताएं पेश की गई हैं, जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया था। ये सप्तऋषि के अंतर्गत कौन कौन थे? तो समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, युवा शक्ति, क्षमता उभारना, वित्तीय क्षेत्र और हरित विकास। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, बाकी पहला एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सामर्थ्य योजना चलाई जा रही है, जो संदर्भित करती है, किसको संदर्भित करती है? तो यह अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं की स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे शांता कुमार समिति जो है, यह भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद पुनर्गठन के बारे में सिफारिश दी गई है इसमें। तो यह जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दांतेवाला समिति, क्रेफी कार्ड समिति और खुसरो समिति, ये जो है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कराधान में वृद्धि, दूसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, तीसरा है उत्पादन में वृद्धि, चौथा है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपरोक्त कथनों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा, यानी कि करों में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, यानी कि कराधान में वृद्धि हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन, विनियोग पर नियंत्रण, मुद्रा की मात्रा कम करना इत्यादि। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा? तो यह वितरित किया जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो यह आवंटन हुआ है 19,700 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक समूह में कितने संस्थान शामिल हैं? विश्व बैंक समूह में कितने संस्थान शामिल हैं? तो विश्व बैंक समूह में 5 संस्थान शामिल हैं। अब इन 5 संस्थान के हम नाम जान लेते हैं। तो पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो यहाँ पे 5 संस्थाएं शामिल हैं, किसमें? तो विश्व बैंक में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो यह विभाजित किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लीड बैंक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लीड बैंक योजना 1979 में प्रारंभ हुई। दूसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं को पहचान कर उनकी क्षमताओं का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तीसरा कथन है कि यह योजना क्षेत्रवार दृष्टिकोण पर आधारित है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला कथन गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लीड बैंक योजना 1979, तो लीड बैंक योजना जो है यह आरबीआई द्वारा 1969 में स्टार्ट की गई थी, 1979 में नहीं, 1969 में स्टार्ट हुई थी लीड बैंक योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाखा व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा बाजार ऋण माइनस बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब बजटीय घाटे में उधार और अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाता है तब राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। बजटीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारी परमाणु के नाभिक का दो भागों में विभाजित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। दूसरा है, दो हल्के नाभिकों के जुड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन जो दिए हुए हैं ये असत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। अब देखते हैं असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारी परमाणु के नाभिक का दो भागों में विभाजित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। गलत है, ये विखंडन कहलाता है, क्योंकि संलयन में दो चीज़ें जुड़ती हैं। तो दो हल्के नाभिकों के जुड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये गलत है, ये संलयन, यानी कि दोनों अपोजिट दे दिया गया है, इसलिए सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारी परमाणु के नाभिक का दो भागों में विभाजित होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, वहीं दो हल्के नाभिकों के जुड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो यहाँ अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समकोण होती है, यानी कि मान लो ये ऊर्जा है और यहाँ पे कणों की जो गति है वो इस तरीके से है, समकोण पर है, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है ये। और जब कोई कण मान लो ऐसे ऐसे जा रहा हो और कोई तरंग ऐसे ऐसे जा रही हो और कण भी ऐसे ऐसे ही जा रहा हो तो उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समकोण होती है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, जबकि वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रकाश तरंगे जो होती हैं यह अनुप्रस्थ होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के कारण होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? मच्छरों के कारण कौन कौन सा यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये सब मच्छरों से होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया मच्छरों के कारण होने वाले रोग हैं। डेंगू एक मच्छर जनित वायरस संक्रमण है। मलेरिया एक जानलेवा रोग है जो परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया एक वायरल रोग है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है, जिसमें एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है। कौन सा इसमें से ऐसा है ऑप्शन जो कि न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कि पेड़ की शाखा हिलाने पर उसके फल स्वयं ही टूटकर नीचे गिरते हैं, यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के जड़त्व यानी कि प्रथम नियम का उदाहरण है। यह किसी वस्तु का वह गुण है
जिसके कारण वस्तु स्वयं में होने वाली भौतिक अवस्था परिवर्तनों का विरोध करती है। कोई भी वस्तु स्वयं की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल या कारक उसकी बाह्य अवस्था में परिवर्तन ना ला दे, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ये तो पहला नियम था, लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। दूसरा है कि यदि चाल दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। सत्य कथनों का चुनाव कीजिए, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, ये कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। अब देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। यदि चाल दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, दुगनी नहीं होगी, इस 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो है दूसरा कथन इसलिए गलत है, पहला सिर्फ सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज के पंखों की आकृति निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग पर आधारित होती है। तो हवाई जहाज के पंखों की जो आकृति होती है या बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्यों। तो गर्मियों में फलता घड़ी का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है तथा घड़ी सुस्त हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे के परिणाम स्वरूप घड़ी का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सी इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कास्मिक किरणें जो हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय किरण नहीं होती हैं, बल्कि अत्यधिक ऊर्जावान किरणें होती हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होती हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी गामा किरणें, एक्स किरणें और दृश्य विकिरण जो हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। कास्मिक किरणें प्रोटॉन कण, हीलियम के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन कण होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑरिस्कोप कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण के लिए सही है। गैस्ट्रोस्कोप तो पेट के निरीक्षण के लिए ये भी सही है। ब्रोंकोस्कोप तो गले और फेफड़े के निरीक्षण के लिए ये भी सही है। एंडोस्कोप शरीर के बाह्य भाग के निरीक्षण के लिए नहीं होता है। एंडोस्कोप जो होता है वह मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को अंतःदर्शी या एंडोस्कोप कहा जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक चित्र प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर भी हमने जाना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। दूसरा कथन है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही कथन है, दोनों सत्य कथन है, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परासरण में केवल विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं, जबकि विसरण में विलेय व विलायक के अणु विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोट के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड पेट की अम्लता को दूर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ किया जाता है निकल का प्रयोग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, उत्प्रेरक समानता विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज व लहसुन में तीव्र गंध का कारण क्या होता है। तो प्याज और लहसुन में तीव्र गंध का कारण पोटेशियम होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम या फिर लयनकाय को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान
निपटाने वाला यंत्र है। लाइसोसोम में उपस्थित पाचनकारी विकास कार्बनिक पदार्थ को तोड़ देते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 5 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये टोटल 9 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और ये दोनों जो है नर और मादा दोनों में समान होती हैं। तो पहली है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, दूसरी है पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरी है अग्न्याशय और चौथी है पिनियल ग्रंथि, पांचवी है हाइपोथैलेमस, छठी है थायराइड, सातवीं है एड्रिनल और आठवीं है थाइमस और नौवीं है जनद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धमनियां रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। दूसरा कथन है कि धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं तथा इनमें कपाट का अभाव होता है। तीसरा कथन है शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। चौथा कथन है कि शिराएं शरीर में अधिक गहराई में नहीं होती तथा इनमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु कपाट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयाग शहर का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद रखा था? तो यह किया था अकबर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1583 में प्रयाग शहर का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद रखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य स्तरीय कला केंद्र, दूसरी तरफ है जिला। कौन से जिले में ये कला केंद्र स्थित है सुमेलित करना है। तो निराला आर्ट गैलरी जो है यह इलाहाबाद में है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद जो है यह वाराणसी में है। हरिऔध कला केंद्र भवन जो है यह आजमगढ़ में है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान तो यह लखनऊ में है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 4321। 4321 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये जो राज्य है यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जबकि बिहार और उत्तराखंड 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टोटल 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 18 संभागों में यानी कि 18 मंडल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तराई क्षेत्र की विशेषता है? पहला है यहाँ की मृदा निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों के निक्षेपण से हुआ है। दूसरा है तराई क्षेत्र की मृदा समतल दलदली नम और उपजाऊ होती है। तीसरा कथन है यहाँ धान तथा गन्ने की अधिक खेती होती है। चौथा है कि यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। चौथा यहाँ पे असत्य है, वर्षा कम नहीं ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मतलब तराई क्षेत्र में वर्षा कम नहीं प्रचुर मात्रा में होती है। तो यहाँ पे चौथा गलत है, सिर्फ 3 कथन यानी कि 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीलिंग कानून के नाम से किस कानून को जाना जाता है? सीलिंग कानून के नाम से किस कानून को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 इस अधिनियम को सीलिंग कानून के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से भूमि सीमा निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत 18 एकड़ की अधिकतम जोत सीमा के अतिरिक्त भूमि का आवंटन राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों को देने की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची 1 में दिया हुआ है पक्षी बिहार वन्यजीव बिहार और सूची 2 में है जिला। इंपॉर्टेंट है, ओखला पक्षी बिहार कहाँ पे है? तो ओखला है गौतम बुद्ध नगर में। रानीपुर वन्यजीव बिहार तो यह चित्रकूट जिले में है। सूर सरोवर पक्षी बिहार तो यह आगरा में है। और सोहागी वन्यजीव बिहार जो है यह महाराजगंज में है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 3 2 4 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है टोटल 9। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का जो आधार है वो है मृदा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन। इन्हीं कारकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है और इन प्रदेशों की संख्या 9 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो कंप्यूटर सहायता डिजाइन परियोजना कानपुर नगर में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम कानपुर में, ये भी सही है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कपड़ा अनुसंधान संस्थान ग्रेटर नोएडा, तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में है और कपड़ा अनुसंधान संस्थान जो है यह गाजियाबाद में है। तो दूसरा यहाँ पे सही नहीं सुमेलित है, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की प्रथा बॉक्सा जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बॉक्सा जनजाति हिंदू जनजातियों के समान ही हैं, ये अंतर्विवाही होते हैं, परंतु ये हिंदू समाज से भिन्न होते हैं, क्योंकि इस समाज में विवाह का एक अनुबंध मात्र होता है तथा पति पत्नी में से कोई भी किसी भी समय इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इनमें हिंदुओं के विवाह के समान ही अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुरातात्विक स्थल जनपद कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो सोहगौरा गोरखपुर में बिल्कुल सही है। हुलासखेड़ा मुजफ्फरनगर में नहीं है, यह लखनऊ में है। और हुलास सहारनपुर में है, हस्तिनापुर मेरठ में है। तो यहाँ पे हुलासखेड़ा जो है यह लखनऊ में है, ना कि मुजफ्फरनगर में। तो यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। दूसरा है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 14 है। चौथा कथन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। अब यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है, कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं। आप लोग पूरा प्रश्न एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है यह सही है, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। अब देखते हैं इसका सत्य क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देश में सर्वाधिक अनुसूचित आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 14 नहीं है, यह 12 है। तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन गलत दिए हुए हैं, बाकी पहला एवं चौथा कथन सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य कथन, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? तो औसत जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय औसत से 447 व्यक्ति अधिक है। राष्ट्रीय जो जनघनत्व है, मतलब भारत का जो जनघनत्व है यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश में जनगणना कराई जाती है? किस अनुच्छेद के तहत देश में जनगणना होती है? तो यह होता है अनुच्छेद 246 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य कौन थे? राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य जो थे आलोक रावत थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन वुमेन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए इस निकाय की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई। वह इसकी पहली प्रमुख चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचेलेट बनाई गई थी। इसके अंतर्गत यूएन डेवलपमेंट फॉर वुमेन, डिवीजन ऑफ एडवांस ऑफ वुमेन, ONAGI तथा INSTRW का विलय किया गया। तो ये इसका जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में ही बनाया गया है। किसका? तो यूएन वुमेन का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्र तटों पर विचार कीजिए। चांदीपुर, गोपालपुर, पुलिकट। अब निम्नलिखित में से उड़ीसा में कौन कौन से स्थित है यहाँ पे? तो उड़ीसा में जो स्थित है वह है चांदीपुर और गोपालपुर। तो यहाँ पे
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शादीपुर और गोपालपुर तट उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है या अंकटाड द्वारा जारी की गई है, यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी गई है तेलंगाना में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के माध्यम से तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अधिनियम और सूची 2 में है वर्ष। वन संरक्षण अधिनियम, तो यह 1980 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह है 1972 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। और जैव विविधता अधिनियम 2002 का। इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज केयर हेल्थ केयर इंडिया 2023 में 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया यह किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। दूसरा कथन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे बिहार राज्य में किया जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे असत्य है। दूसरा क्यों असत्य है? तो सेंट्रल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग केवल पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा, ना कि पूरे बिहार राज्य में। और यहाँ पे दिया हुआ कि पूरे बिहार राज्य में किया जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ पटना नगर निगम में किया जाएगा, पूरे बिहार में नहीं किया जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया? तो यह केरल को घोषित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप का उपविजेता रहा? कौन सा देश रहा? तो यहाँ पे जो देश है वह है इटली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, यह एक बेरोजगारी की योजना है जिसकी अवधि 3 वर्ष बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया। दूसरा कथन है, यह योजना का तीसरा विस्तार है। इससे पहले 2020 और 2021 में विस्तार किया गया। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सत्य है, पहला असत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं कि पहला यहाँ पे असत्य क्यों है। तो इसका जो विस्तार किया गया है, सरकार ने कर्मचारी बीमा निगम के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक बेरोजगारी की योजना है तथा इसकी अवधि को 3 वर्ष ना बढ़ाकर 2 वर्ष बढ़ाकर 30 जून 2024 तक किया गया है। तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया हो गलत है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो यह भेंट किया गया वियतनाम को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रीस ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया है? दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से ग्रीस ने किसको सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला फीफा विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही? तो यहाँ पे विजेता स्पेन रही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इंग्लैंड इसका उपविजेता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है? किस राज्य में की गई? तो यह की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के शासनाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? किसने भाग लिया? तो यहाँ पे भाग लिया था मिस्र के मुख्य अतिथि ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 75वें पे जो आए थे वह थे फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 74वें के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर रखा जाता है। कारण क्या है? कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को।
कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर रखा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित ही प्रश्न है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एकल कोशिका जीवित जीव के सभी कार्यों को करती है। कारण क्या है? कि कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई है। अब कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MAREX 2023 के युद्धाभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह युद्धाभ्यास अमेरिका और श्रीलंका के मध्य जनवरी 2023 में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य था कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को हिंद प्रशांत महासागर में संतुलित किया जा सके। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे असत्य है। अब दूसरा कथन जो है असत्य क्यों है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य था चीन के बढ़ते प्रभुत्व को हिंद महासागर में संतुलित किया जा सके। तो अमेरिका के प्रशांत बेड़े द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान के सदस्य देशों के साथ एक वार्षिक अभ्यास के रूप में कोऑपरेटिव अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है यह है श्रीलंका वायुसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रतिभागी की रक्षा करना। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की स्थापना जो हुई थी यह हुई है नागालैंड में, ऑप्शन सी, सॉरी नागपुर में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने पारित किया स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला विधेयक? तो राजस्थान ने पारित किया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि विगत 5 वर्षों में विश्व में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 21% अकेले भारत ने खरीदा, यह यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो यह रद्द किया है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। दूसरा है कि सिंगापुर के बाद सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। तीसरा है कि इस सूची में भारत का स्थान 80वां है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है या है? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम सुधर लायक अभियान का आरंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ किया गया? हम सुधर लायक अभियान का जो आरंभ है यह किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कार का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में कार का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो यह चीन है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो यह गुजरती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताज कार्निवाल का आयोजन किस शहर में होगा? ताज कार्निवाल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह आयोजन होगा आगरा में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान का क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जापान का क्वांटो मैदान जो है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह होन्शु द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और होन्शु ही जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे चुना गया है स्वाति नायक को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।